हाथ कट गया है इसमें, नहीं पेंशन बंदी है हमारी, नहीं कुछ करवाया हमारा, अभी कुछ भी नहीं करवाया हमारा, सारे कागज भी दबा दिए हमारे। और अब आज तो नहीं और बोलती काम करना तो करो, नहीं तो अपने घर जाओ। ये कहाँ की राजनीति, 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, आज ऐसे बोल दिया हमने। सैलरी अपने हक की नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं तो आज हम तो ऐसे बोल रहे हैं अपने घर जाओ। हम है मजदूर आदमी, अगर हम इतने पैसे वाले होते तो घर में पे घर एसी में सो रहे होते। तो मजदूर के लिए वेतन बढ़ाया सरकार ने, तो वो वेतन तो दे। अगर हम इससे ओवर मांग रहे हों तो ओवर हमको नहीं चाहिए, जो सरकारी रेट है वो सरकारी रेट तो देनी चाहिए ना, सही चाहिए। लगातार हम देखते हैं कि वहाँ के मालिक लोग 15,000 देने के लिए भी तैयार नहीं है, जबकि इतनी महंगाई चरम सीमा पे है कि 15,000 में इन फैक्ट्री मालिकों के, प्रशासन के लोगों के कुत्ता भी नहीं पलते हैं और मजदूरों को गुलामों जैसी स्थिति में धकेल के काम कराने का ये सिस्टम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम ये मानते हैं कि सरकार डरी हुई है। आज तो ये सिर्फ नोएडा गुरुग्राम की बात है, हम ये कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब मजदूर पूरे देश के अंदर सड़कों पे होंगे और मजदूर को सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि सुई से लेकर के जहाज तक अगर मजदूर पैदा करता है तो उस पर अधिकार भी मजदूर का होना चाहिए। हम इस वक्त फरीदाबाद लेबर कोर्ट में मौजूद हैं और हम यहाँ पर डीसी कार्यालय फरीदाबाद से एक यात्रा तय करके आए हैं। हमारे साथ तमाम मजदूर संगठन थे, मजदूर कार्यकर्ता थे और कई मजदूर मौजूद थे। हम यहाँ पे क्यों हैं ये हम कुछ देर में बताएंगे, पर उससे पहले हमें ये बताना ज़रूरी लगता है कि जब हमने यहाँ मौजूद तमाम मजदूरों, मजदूर कार्यकर्ताओं से बात करी तो उससे जो हमारे मन में दृश्य उत्पन्न हुए वो अत्यंत ही भयावह थे, अत्यंत ही मार्मिक थे। तमाम मजदूरों का ये कहना था कि अगर आप सेक्टर 25 या इस फरीदाबाद में मौजूद किसी भी कंपनी के बाहर किसी भी एक चौक पे खड़े हो जाएंगे और मज़दूरों को वहाँ से गुज़रते देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी मज़दूर की उंगली नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। और गौरतलब है कि ये वो कार्यस्थल की परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे मज़दूर काम करने को मजबूर है। और ये आज के वक्त में ऐसा हो रहा है जब तकनीक का विकास इतनी चरम पर पहुँच चुका है कि ये सब दुर्घटनाएं अब बंद हो जानी चाहिए थी, मगर ये कटी उंगलियां, ये कटे हाथ इस बात का प्रमाण है कि मज़दूरों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और प्रबंधन उसके लिए कतन बेपरवाह है। अब इन्हीं परिस्थितियों के बीच जब एक मज़दूर अपना घर छोड़कर दूर दराज शहर में आता है, कंपनियों में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, ऐसे असुरक्षित माहौल में और उसके ऊपर इतनी महंगाई में वो कुछ 12-13 हज़ार रुपये ही महीने का कमा पाता है। और 12-15 घंटे तक काम करने के बावजूद भी जब वो महीने का इतना कम कमाता है तो उसकी ज़िंदगी अज़ाब होने लगती है और उसके अंदर एक रोष दिन पर दिन बढ़ता जाता है। और ये किसी एक मज़दूर की कहानी नहीं है, ये हर एक मज़दूर की कहानी है। और यही हुआ भी, देश भर के तमाम मज़दूरों, हर एक मज़दूरों के अंदर वो रोष बढ़ता गया। और पिछले महीने हमने वो हड़तालों के रूप में देखा। हमने देखा कि कैसे वेतन वृद्धि के लिए, काम के घंटे सुनिश्चित करने के लिए, ओवर टाइम के पैसे के लिए और कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए मज़दूरों ने अपनी जायज़ मांगें उठाईं और तमाम प्रतिरोध हर जगहों पे, कभी हरियाणा में, कभी उत्तराखंड में, कभी यूपी में, सूरत में किए। अब ऐसे में सरकार का दायित्व ये है कि वो इन मांगों को सुने और एक न्यायपूर्ण निवारण करे। पर हम देखते हैं कि सरकार ने जवाबी कार्रवाई में पुलिसिया दमन किया, इन मज़दूरों को नक्सल बुलाया और इनको कहा कि ये पाकिस्तान द्वारा फंडेड है। इस पुलिसिया दमन में वो मज़दूर और वो मज़दूर कार्यकर्ता जो मज़दूरों की मांगों को लेकर इस हड़ताल में शामिल थे, इस प्रतिरोध में शामिल थे, उनको बड़े ही अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में डाल दिया गया। और यही कारण है कि आज तमाम मज़दूर संगठन, मज़दूर कार्यकर्ता और कई मज़दूर यहाँ फरीदाबाद में इकट्ठा हुए हैं और मांगे वही हैं कि न्यूनतम वेतन को लागू किया जाए, काम के घंटे सुनिश्चित किए जाएं और ओवर टाइम का एक न्यायपूर्ण पैसा दिया जाए और कार्यस्थल में जो सुरक्षा के मानक हैं उनको लागू किया जाए। और इन मांगों को जब लागू करने के लिए जो प्रतिरोध हुए, जो हड़तालें हुई, उसकी कार्यवाही में, उसके जवाब में जो सरकार ने कार्यकर्ताओं और मज़दूरों को जेल में डाला है, उनकी रिहाई की जाए। कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो आप सब? कैन इंडिया के सारे ऑपरेटर हैं हम। और काम क्या रहता है यहाँ पे? स्टेपलर, कैंची और कटर वगैरह यही बनते हैं सब उसमें। मगर हम लोग ना ऑपरेटर हैं, मशीन मतलब लोहे का जो लोहे लंगड़ कटता पड़ता है, सब कुछ काम बनता है, वैसे मोल्डिंग भी चलती है। तो ये बताइए कि आप यहाँ पे आज क्यों इकट्ठा हुए हैं सब?
हम अपनी पेमेंट के लिए हुए हैं, हमारी पेमेंट बहुत कम आई है और पैसा हमारा बढ़ाया नहीं गया है, इसलिए क्योंकि हम अपना हक का पैसा मांग रहे हैं। जो हरियाणा सरकार मतलब जो दे रही है पैसे, तो मतलब हमारा उतना पैसा नहीं है जितना हमें बताया गया था। 18,500, 17,500 ऐसे हेल्परों के 17,500 और 18,000 बताया गया है, और हमारा 15,000 रुपये भी के हिसाब से भी सैलरी नहीं आई है, 14,000, 14,500 के हिसाब से सैलरी आई है। ये PF ऐसा ही हमारा कट रहा है, मगर हमारा डल नहीं रहा है। 2 साल से हमारा PF नहीं डल रहा है, और ऐसा ही हमारी कभी बना के ही नहीं दी है। तो जो सैलरी आई है वो भी बढ़ के नहीं आई है। वो बढ़ के आई है, मतलब कि हेल्पर के रेट से आई है। हम ऑपरेटर हैं, काम कर रहे हैं हम ऑपरेटरी का, सैलरी आई है हमारी 15,000 के हिसाब से हेल्पर के रेट से, और हमें चाहिए 18,000 के हिसाब से। तो उन्होंने बोल दिया, GM ने बोला, GM बाहर आए थे, बोले काम करना है, नहीं करना तो जाओ, पैसे बोल दिया ना जाओ। हेल्पर का काम ये है कि जैसे हम मशीन चलाई, जैसे हम मशीन चला रहे हैं, कोई माल बना रहे हैं, तो हेल्पर ले आकर माल कांटे पर रखेगा या कोई डिपार्टमेंट पहुंचाएगा। और ऑपरेटर का काम ये है कि मशीन चलाना, यानी उसकी कोई मशीन में पंचिंग होती है, प्रेसिंग होती है, बैंड भी होता है। ये है ना, तो कोई सेफ्टी शूज़ मिलते हैं, ना तो इसमें वो ग्लव्स मिलते हैं, ना कोई साइलेंसर हैं, ना कोई हेलमेट, ना चश्मा, कुछ भी नहीं मिलता। बताइए आप क्या करेंगे? मशीन भी सही नहीं होगी, सुरक्षित नहीं होगी, तो क्या है? जब हेल्पर हैं तो हम क्यों मशीन चलाएंगे जी? हम तो हेल्पर ही करेंगे ना, हम क्यों ऑपरेटरी करेंगे? क्यों अपना जान खतरे में डालेंगे? क्यों अपने हाथ कटाएंगे? काफ़ी लड़कियों के कईयों के हाथ कटे हुए, देखो ये कटाया, देखो ये है ना सर जी, 10 साल से कर रही हूँ, 1 मिनट कैमरे में थोड़ा दिखाना है। से जॉब कर रही हूँ, उंगली कटी पड़ी है। अभी बतलाया कि मैं हेल्पर हूँ, हेल्पर ही में सारा रिकॉर्ड है, हेल्पर बता रहा है कि जब हेल्पर है तो उंगलियां क्यों कट रही हैं? अगर हेल्पर है तो प्रेस मशीन थोड़ी नहीं चलाएंगे, तो उंगली कहाँ से कटेंगी? उंगलियों का कुछ भी नहीं देते, कुछ जैसे पैसे वगैरह मिलते हैं कंपनी से, पेंसिल वगैरह मिलते, कुछ नहीं मिलती है। ऐसा अपने अब हक के लिए आया है कि बहनचो हर जगह पर मतलब महंगाई बढ़ गई है और हमारा पेमेंट बढ़ा नहीं है, तो बताओ उतने में क्या गुजर होगी? किराए पर रह रहे हैं, बाल बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, खाने पीने वाले भी हैं, किराया भाड़ा भी देखना पड़ता है। अब उसमें क्या होगा हमारा, बताइए क्या होगा? अगर हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है तो ये हाथ जब चले जाएंगे मान लो, तो हम आगे के लिए कोई दूसरा भी कंपनी वाला नहीं लेगा। आप बताइए, जाते हेल्पर ही करने में ज्ञान है ना। हाथ कट गया है इसमें, नहीं पेंशन बंदी है हमारी, नहीं कुछ करवाया हमारा, अभी कुछ भी नहीं करवाया हमारा, सारे कागज भी दबा दिए हमारे। और अब आज तो ये और बोल दी काम करना तो करो, नहीं तो अपने घर जाओ। ये कहाँ की राजनीति? 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, आज ऐसे बोल दिया हमने। सैलरी अपने हक की नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज हम तो ऐसे बोल रहे हैं अपने घर जाओ। जो ठेकेदारी, जो नई गुलामी प्रथा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। असल में जो फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए प्रवेश करता है, तो सबसे पहले फैक्ट्री मालिक का दायित्व बनता है कि उसका ESI और PF का फार्म उसी दिन भर जाना चाहिए और उसका कार्ड बना देना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त कोई दुर्घटना हो सकती है तो उसका इलाज हो सकता है। अब होता क्या है, फैक्ट्री के अंदर जो भी मजदूर आज लगता है, वो सरकार ने भी ऐसे कानून ला दिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत की, और फैक्ट्री में सब ठेके में काम कर रहे हैं। अब होता क्या है, फैक्ट्री के अंदर दुर्घटना होती है तो फैक्ट्री मालिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन वो अपना पल्ला झाड़ लेता है, कहता है ये ठेके का मजदूर है। और ठेकेदार जो क्या करता है, वो उसका पैसा तो काट लेता है ESI का, लेकिन जमा नहीं करता है। वो PF काट लेता है, जमा नहीं करता है, उसका कार्ड नहीं बनाता है। अब होता क्या है कि जब ये कार्ड नहीं होता है, उसका जो अंशदान है ये ESI में नहीं जाता है, तो ESI हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं कि इसका क्या नाम है, यहाँ पे नहीं बन पा रहा है तो इसका इलाज नहीं होगा, इसका अंशदान जमा नहीं है। तो ये ESI के लिए एक वो बहाना भी मिल जाता है। लेकिन कानून तो ये है कि किसी भी मजदूर का, किसी भी व्यक्ति का रोड चलते कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ESI की पहले जिम्मेदारी बनती है उसका फर्स्ट एड पहले उसका इलाज करे, ठीक है। लेकिन आज इस समय में इलाज नहीं कर रही है, ये समस्या है। हमने हड़ताल की है आज जब कल पेमेंट आ गई तब आज मैंने बोला कंपनी के अंदर नहीं जाना मुझे। हमने 4 बार 5 बार पूछ लिया, सर क्या करोगे, पैसे बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे, हमें 30 तारीख को बता दो, 5 तारीख को बता दो, 10 तारीख को बता दो। इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने आज पेमेंट डाल दी तब मुझे पता चला कितनी पेमेंट डाल रहे। सभी जितने भी मजदूर हैं सबने हड़ताल कर दिया। पेमेंट डालने के बाद भी डिपार्ट ने हड़ताल किया। पेमेंट डालने के बाद भी उन्होंने ये बोल दिया तुम सारे हेल्पर हैं। वहाँ पुलिस भी गेट पर आई थी, तो
2 गाड़ी पुलिस की आई थी और पुलिस वालों के सामने स्पष्ट बोल दिया कि सारे हेल्पर हैं। आज से 10 साल पहले 8 साल पहले काम कर रहे हैं, मशीन चल रहे हैं, 70 मशीन है। 70 मशीनों में अगर लगाई जाए 70 ऑपरेटर हो गए, 70 ऑपरेटर हो गए। आज 70 मशीन बंद खड़ी हैं। अगर देखा जाए जाके कि अगर जा रहे सारे हेल्पर हैं तो मशीन फिर कौन चला रहा है? 400 वर्कर काम कर रहे हैं। 400 वर्कर में तो यानी कि 300 वर्कर मान लो, 300 वर्कर तो हेल्पर हैं, लेडीज़ भी और जेंट्स भी हेल्पर हैं। और जो 70 मशीन लगी हुई हैं वो कौन चला रहा है अगर सारे हेल्पर हैं? आज सारे हेल्पर जाके गेट पर 12 सेक्टर में आए हुए हैं, आज जाके देखा जाए तो मशीन कौन चला रहा है? क्या जीएम साहब चला रहे हैं, एसओ साहब चला रहे हैं कि ये सिक्योरिटी चला रही है? सोची जाए तो आप बताइए कौन चला रहा है? हमें मजदूर आदमी, अगर हम इतने पैसे वाले होते तो घर में पे घर एसी में सो रहे होते। मजदूर के लिए वेतन बढ़ाया सरकार ने तो वो वेतन तो दे। अगर हम इससे ओवर मांग रहे हों तो ओवर हमको नहीं चाहिए। जो सरकारी रेट है वो सरकारी रेट तो देनी चाहिए ना, सही चाहिए। हर 5 साल में कानून है ये देश का कि हर 5 साल में मजदूरों के वेतन के लिए एक रिवाइजिंग कमेटी बैठती है और वो रिवाइज करती है कि आज मजदूरों का जीवन कितने पैसे में चलेगा। तो वो जो है, जो सबसे न्यूनतम होता है, जो सबसे कम होता है, उसको तय कर रहे होते हैं। उसको भी 11.5 साल हो गया, कोई कमेटी नहीं बैठी मजदूरों के मामले में। 8,000, 10,000 और 9,000 में काम करने वाले मजदूर, कारखानों में घूट घूट कर जीने वाले मजदूर झोपड़पट्टियों में अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनके तमाम ट्रेड यूनियनों, मजदूर संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के दबाव में जब सरकार के कान पे जूरेंगे कि उसने 11 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ाया है, तो सरकार के लोग अपने मार्च में, हरियाणा सरकार ने 2 मार्च को यह घोषणा किया बजट सत्र में कि हम न्यूनतम वेतन बढ़ा रहे हैं। बोल तो दिया, जैसे हर बार जुमले उछालते हैं ऐसे ही जुमला फेंका और किसी कारखाने में वो तनख्वाह लागू नहीं हुई। देखिए ये जो आंदोलन, खासकर आपने देखा होगा कि ठेके मजदूरों का आंदोलन है और जो ठेके में मजदूर काम करने वाले लोग हैं वो उनको इतना ही न्यूनतम वेतन दिया जा रहा था अभी तक, वो जैसे तैसे जिंदा रह सके। लेकिन एक ख़ास परिस्थिति में अगर आप देखेंगे कि जो अभी जो दुनिया भर में जो युद्ध चल रहे हैं उसके चलते जो गैस के दाम बढ़ गए हैं और जो भारत के अंदर उसका असर दिखा कि यहाँ पे भी जो सिलेंडर का जो 1 किलो भराने वाले लोग थे वो जो 100 रुपये में ख़रीदते थे, यहाँ 300-400 रुपये में ख़रीदना पड़ रहा है उनको। अगर ब्लैक में अगर बड़ा सिलेंडर लेता है तो 4,000 से 5,000 ख़रीदना पड़ रहा है। और ऐसे में जिसकी 10,000 रुपये तनख्वाह हो और वो 5,000 का सिलेंडर ख़रीदता है तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, कैसे उसको खिलाएगा, कैसे उसको इलाज कराएगा, इन तमाम चीज़ों को लेके उनके लिए एक संकट खड़ा हो गया। अब वो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी चला रहा था 12 से 16 घंटा काम करके, लेकिन अब उसमें भी नहीं चल रही तो अब उनके लिए एक मजबूरी बन गया कि अपनी तनख्वाहें बढ़वाएं। तो उसके लिए उन्होंने ये रास्ता चुना कि मरा जाए या लड़ा जाए और वो सड़कों पे उतरे। और जब होंडा के मजदूर गुड़गांव के अंदर सड़कों पर उतरते हैं और वो कहते हैं कि इस महंगाई में जो ग्रेड है पुराना उसमें हमारा गुजारा नहीं होने वाला है और हमें न्यूनतम वेतन कम से कम महंगाई के अनुसार 30,000 होनी चाहिए, इस मांग को लेके जब वो सड़कों पर उतरते हैं उनके ऊपर भी पुलिसिया दमन होता है। लेकिन प्रशासन झुका, वहाँ की मैनेजमेंट झुकी और उनकी तनख्वाहें बढ़ी। जब होंडा के मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ी तो लगातार एक चैन सिस्टम मच गया कि गुड़गांव, मानेसर, लगातार कई सारी फैक्ट्रियों के अंदर आंदोलन फैक्ट्रियों में होना शुरू हो गया और ये मांग उठने लगी कि तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। और वहाँ देखते देखते नोएडा के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, फिर राजस्थान, तमाम शहरों में मतलब ये मांग बन गई है कि आज की महंगाई के अनुसार 30,000 रुपये न्यूनतम वेतन हो। तब आनंद फानन में सरकार ने जो 15,220 रुपये तय किया है, जबकि इनसे पहले एक इनकी कमेटी बैठी थी, उन्होंने 23,000 कुछ रुपए तय किया था। लेकिन इन पूंजीपतियों और सरकारों के दिमाग में ये था कि अगर हम इतना भी बढ़ा देंगे तो मजदूर कुछ नहीं बोलेंगे। और आप देख रहे होंगे अभी मेरे साथ केनन मजदूर के, इंडिया मजदूर के लोग हैं, ऐसे ही तमाम मजदूर हमारे पास फ़ोन भी आते हैं, उनके संघर्षों में हम जाते हैं। लगातार हम देखते हैं कि वहाँ के मालिक लोग 15,000 देने के लिए भी तैयार नहीं है, जबकि इतनी महंगाई चरम सीमा पे है कि 15,000 में इन फैक्ट्री मालिकों के, प्रशासन के लोगों के कुत्ता भी नहीं पलते हैं और मजदूरों को गुलामों जैसी स्थिति में धकेल के काम कराने का ये सिस्टम कर रहे हैं। दूसरा ये जो कहें कि दमन और क्या नाम जो हो रहा है, सरकार ये चाहती है कि हम कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, कुछ लोगों के ऊपर दमन करके और ये आंदोलन डरा देंगे।
हम ये कहते हैं पेट की भूख वो होती है, वो आप उस पर कितना भी दमन करिए, कितना भी अत्याचार करिए, वो आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और ये लाठी गोली से ये आंदोलन दबने वाला नहीं है। कुछ लोगों को हो सकता है कि जेल में डाल दें, कुछ लोगों को ये गिरफ्तार कर लें और चीज़ें कर लें, लेकिन इससे आंदोलन नहीं रुकने वाला है। जिन कार्यकर्ताओं का गिरफ्तारी हुआ है और जिन वर्करों का गिरफ्तारी हुआ है, वो आप वो कैसे समझते हैं कि क्या अब सरकार डर रहा है कि लोग का ताकत बढ़ रहा है, उसको दबाने के लिए वो ये कर रहे हैं? देखिए, एक हरिशंकर परसाई जी की एक चौपाल है कि 5 गधे मिल करके अगर वो घास खा रहा हो तब भी जो फांसीवादी ताकतें हैं इनको लगता है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। हम ये कहते हैं कि वो कार्यकर्ता कोई साजिश नहीं रच रहे थे, किसी तरह का कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। वो मजदूर आंदोलन को लीड करने वाले और कानूनी तौर पे उनको जो है जो सलाह देने वाले लोग थे। और सरकार ये चाहती है कि ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे लोगों को जो कि मजदूर आंदोलनों से गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल करके जो मजदूर आंदोलन को हम जो कि थाम लेंगे, तो हम ये कह रहे हैं कि उनका ये भूल है। और निश्चित तौर पे हम ये मानते हैं कि सरकार डरी हुई है। आज तो ये सिर्फ नोएडा गुरुग्राम की बात है। हम ये कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब मजदूर पूरे देश के अंदर सड़कों पे होंगे और मजदूर को सरकार को झुकना पड़ेगा मजदूरों के मांग के सामने। और तब हम ये सिर्फ तनख्वाह, बोनस, भत्ते की मांग नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि सुई से लेकर के जहाज तक अगर मजदूर पैदा करता है तो उस पर अधिकार भी मजदूर का होना चाहिए। ये जो कि हमारी जो है अंतिम बात, अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।